नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपने बाबू जगजीवन राम जी का नाम तो सुना होगा, जो बिहार के रहने वाले थे और बहुत लंबे समय तक कांग्रेस में कैबिनेट मंत्री रहे, रक्षा मंत्री भी रहे। दोस्तों, वो रक्षा मंत्री भी रहे और किन्हीं कारणवश वो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने से जरा सा ही रह गए, अन्यथा वो प्रधानमंत्री हो जाते। तो दोस्तों, आपने ये नहीं जाना होगा, जैसे बाबा साहब हमारे लिए आदरणीय हैं, वैसे ही बाबू जगजीवन राम, जिन्हें प्यार से बाबूजी भी कहते थे, वो भी हमारे लिए उतने ही आदरणीय हैं। लेकिन दोनों महापुरुषों में आपस में कुछ प्रतिस्पर्धा रहती थी और ऐसा बाबा साहब ने जिक्र भी किया है कि उनकी जो है थोड़ी सी विरोध करते थे, सैद्धांतिक विरोध भी होता था उनके बीच, कुछ मतभेद भी रहते थे। दोस्तों, ये बात हम नहीं जानते हैं। तो दोस्तों, आज के प्रसंग में हम यही बात जानेंगे कि किस तरह से बाबू जगजीवन राम जी और बाबा साहब के बीच मतभेद थे या नहीं थे, और सिखों में जाति पाति होती है या नहीं होती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में ये प्रसंग देखने लायक हैं, आइए देखते हैं। और इसका सोर्स जो है वही है हमारा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संपर्क में 25 वर्ष, सोहनलाल शास्त्री विद्या वाचस्पति, इन्होंने लिखी है ये पुस्तक। तो दोस्तों, इससे बड़ी सम्यक जानकारी मिल रही है कि क्योंकि जो महापुरुष हैं बाबा साहब के संपर्क में 25 वर्ष रहे और वो बहुत विद्वान हैं, संस्कृत के विद्वान हैं, तो उन्होंने तमाम अध्ययन करके लिखी हैं ये सारभूत बातें, और जो उन्होंने बाबा साहब के संपर्क में 25 वर्ष बिताए उनका अनुभव। तो दोस्तों, ये जो है बड़ी प्रामाणिक पुस्तक है। इससे हम देखते हैं इसी प्रसंग को कि बाबा साहब ने एक दिन मुझसे कहा, सोहनलाल शास्त्री जी कहते हैं, बाबा साहब ने एक दिन मुझसे कहा कि सुना है बाबू जगजीवन राम, जो उस समय बाबा साहब के प्रतिस्पर्धी बनकर भारत के कांग्रेसी हरिजन मंत्री थे, हवाई जहाज से गिर गए हैं और अब विलिंगडन अस्पताल में टूटी हुई टांग का इलाज करा रहे हैं। उसे मेरे साथ देखने चलिए। मैं उनके साथ कार में बैठकर उक्त अस्पताल के नर्सिंग होम में गया। बाबू जगजीवन राम की टांग का ऑपरेशन हो चुका था और उनकी टांग ऊपर सीधी खड़ी करके बंधी हुई थी। बाबा साहब जो ही उसके कमरे में दाखिल हुए, बाबूजी ने बिस्तरे पर लेटे लेटे दोनों हाथ जोड़कर बाबा साहब को नमस्कार किया। उस समय उनके कमरे में घूंघट निकाले उनकी पत्नी एक कोने में बैठी थी और एक श्रीमती जी, जिसका नाम निहाल कौर था और जिसने बाद में पंजाब के एक वाल्मीकि भाई श्री जसवंत राय से शादी की थी, अपने हाथ में पंखा पकड़े बाबूजी पर बैठे मच्छर मक्खियों को उड़ा रही थी। बाबा साहब बोले, जगजीवन राम, तुम बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति हो जो हवाई जहाज से गिरकर भी जीवित हो। लोग तो घोड़े और गधे की पीठ पर से भी गिरकर मर जाते हैं। अब यह तुम्हारा दूसरा पुनर्जन्म ही समझना चाहिए। अब इस जीवन में तुम्हें अपने दरिद्र और सदियों से दबे पिछड़े अछूत लोगों की भलाई का ही काम करना चाहिए। बाबूजी ने मुस्कुराती हुई मुखमुद्रा से कहा, ऐसा ही करूँगा। बाबा साहब भली भांति जानते थे कि यह व्यक्ति न केवल उनका व्यक्तिगत विरोधी है, बल्कि उनके प्रत्येक ऐसे सिद्धांत का भी विरोधी है जो अछूतों के कल्याण के लिए वह अपनाते रहते हैं। सबको मालूम था कि जगजीवन राम बाबू जैसे साधारण व्यक्ति को कांग्रेस सरकार की गद्दी केवल एकमात्र बाबा साहब के विरोध करने पर ही तो मिली थी। देखिए, ये बहुत बड़ी बात कही गई है दोस्तों। इनका कहना है कि बाबू जगजीवन राम को और सबको ये मालूम था कि बाबू जगजीवन राम जैसे साधारण व्यक्ति को कांग्रेस सरकार की गद्दी केवल बाबा साहब के विरोध करने पर ही तो मिली थी। किंतु जहाँ तक मानवता के शिष्टाचार का संबंध है, बाबा साहब के हृदय में किसी विरोधी के लिए बैरभाव का लेस मात्र नहीं रहता था। जगजीवन राम बाबू तो आखिर हमारा ही गोश्त पोश्त है। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के फलस्वरूप लगभग 3 लाख अछूत भी पश्चिमी पंजाब और सिंध आदि प्रांतों से भारत में शरणार्थी बनकर आए थे।
इन लोगों का व्यवसाय या धंधा आमतौर पर खेत मजदूर और किसान का था, जो शरणार्थी बनकर आए थे पंजाब सिंध प्रांतों से। कुछ लोग जूता बनाने, चमड़ा रंगने और जुलाहों का काम भी करते थे। भंगी मेहतर पाकिस्तान से नहीं आए थे, उन्हें पाकिस्तान सरकार ने भारत नहीं आने दिया। हमने बाबा साहब से निवेदन किया कि पूर्वी पंजाब से पाकिस्तान में चले गए मुसलमानों ने लाखों एकड़ भूमि यहाँ छोड़ी है। पंजाब से पाकिस्तान में चले गए मुसलमानों ने लाखों एकड़ भूमि यहाँ छोड़ी है। इसी प्रकार पश्चिमी पाकिस्तान में लाखों एकड़ भूमि हिंदू और सिख जमींदार छोड़ आए हैं। पाकिस्तान के इलाके की भूमि नहरी थी और बहुत उपजाऊ भी थी। वहाँ रहने वाले अछूत भी अच्छी खासी आमदनी पैदा कर लेते थे। ऐसी हालत में आप अपने मंत्रिमंडल में प्रश्न उठाएं कि पूर्वी पंजाब में मुसलमानों द्वारा छोड़ी गई भूमि का कुछ भाग शरणार्थी अछूतों को भी दिया जाए। बाबा साहब ने पंडित जवाहरलाल से 4 लाख एकड़ भूमि इधर अछूतों को अलॉट करने के लिए कह भी दिया। जवाहरलाल जी ने उनकी इस मांग को उचित और न्याय संगत माना और बाबा साहब से ऐसा ही कर देने के लिए वायदा भी कर दिया। इस बारे में पंजाब सरकार से राय देने के लिए सरदार प्रताप सिंह कैरों, जो जब वहाँ की सरकार में मंत्री थे, दिल्ली आए और उन्होंने बाबा साहब की इस मांग का कड़ा विरोध किया। उन्होंने जवाहरलाल से कहा कि इधर मुसलमानों द्वारा छोड़ी गई ज़मीनों के हकदार उधर पाकिस्तान से आए हिंदू, मुस्लिम, सिख, भूस्वामी या जमींदार ही हैं। बाबा साहब ने कहा कि जो ज़मीन मुसलमान इधर छोड़ गए हैं उस पर अब केवल भारत सरकार का अधिकार है। वह परिस्थिति अनुसार भूमि को जैसे बांटना चाहें बांट सकती है। क्या यह ज़रूरी है कि अछूत ऐसी उथल पुथल या क्रांति में इधर आकर भी भूस्वामी हिंदू सिखों के खेतों में मजदूर और कम्मी ही बने रहें? 40 लाख एकड़ भूमि में से यदि इन अछूतों को 4 लाख एकड़ भूमि मिल जाएगी तो इनका जीवन स्तर भी अच्छा हो जाएगा और ये लोग भूस्वामियों की दायमी गुलामी यानी स्थायी पराधीनता की बेड़ियों से छुटकारा पा सकेंगे। आखिर स्वतंत्र भारत में अछूत शरणार्थियों के साथ न्याय करना भारत सरकार का कर्तव्य है, विशेषतः कांग्रेस सरकार का, जिसने आज़ादी लेने से पहले गरीबों और समाज में पिछड़े वर्गों के उद्धार के लिए वायदे कर रखे हैं। प्रताप सिंह कैरों एक सिख जाट पंजाबी मंत्री था। उसे बेचारे कमियों की बजाय अपने सिख हिंदू जाट जमींदारों का अधिक ख्याल था, इसलिए उसने उन भूस्वामियों का केस लड़ने में खूब जोर लगाया। आखिरकार कैरों ने जवाहरलाल को धमकी के रूप में कहा कि यदि आपने चूहड़े चमारों को मुसलमानों से छोड़ी संपत्ति और ज़मीन में हिस्सेदार बना दिया तो जाट जमींदार अपना गुजारा चोरी और डाके डाल कर ही करेंगे, क्योंकि उनके पास ज़मीन तो जोतने बोने के लिए होगी नहीं। अतः वह रात को लोगों के घरों की दीवारों को खोद कर ही पेट पालेंगे। अंत में घटते घटाते 4 लाख एकड़ भूमि अछूत शरणार्थियों को देने की बजाय 1 लाख एकड़ भूमि देने का वायदा किया गया। यहाँ देखने की बात यह है कि जाट मंत्री अपने जाट भाइयों के अधिकारों के लिए जवाहरलाल जी से कैसे अड़ा रहा, जबकि दूसरी ओर अछूतों का कांग्रेसी मंत्री बाबू जगजीवन राम, जो केवल बाबा साहब के विरोध करने के फलस्वरूप ही मंत्री बना था और जो कांग्रेसी नेताओं का चहेता और उनकी नीति में भारतीय अछूतों का वास्तविक और यथार्थ प्रतिनिधि बना बैठा था, वह चुपचाप इस नीति युद्ध को अथवा अछूतों के अधिकारों की वकालत के समय, जिसकी वकालत केवल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर रहे थे, मुँह में घुंघनियाँ डाले बैठा रहा बाबू जगजीवन राम। यदि बाबा साहब के साथ जगजीवन बाबू भी इस मामले में साथ देता तो संभवतः आज पूर्वी पंजाब में 4 लाख एकड़ भूमि पर पंजाबी अछूतों के हल चलते दिखाई पड़ते और वे भी स्वाभिमान से गर्दन ऊंची करके जाट जमींदारों को चुनौती देते कि हम भी तुम्हारी तरह भूस्वामी हैं, तुम्हारे जर खरीद गुलाम नहीं हैं। उनकी बहू बेटियाँ जो जाट जमींदारों के खेतों में मजदूरी करती और घास काटती हुई बेइज्जती तक करवाती रहीं, इज्जत और अभिमान से अपने खेतों में काम करती हुई
दृष्टिगोचर होती। बाबा साहब ने अछूतों की सहानुभूति और कल्याण के लिए कोई भी अवसर हाथ से नहीं जाने दिया, जबकि कांग्रेस के मियाँ मिट्ठू या गंगाराम मंत्री ने अछूतों के हितों की वकालत न करके केवल मात्र मंडली में अपनी गद्दी स्थायी और सुदृढ़ बनाने के लिए ही प्रयत्न जारी रखे और अपने इस तुच्छ ध्येय या लक्ष्य को पूरा करने में वह सफल भी रहा। यह इस बात का पंजाब सरकार के जाट मंत्रियों को ज्ञान हो चुका था कि डॉक्टर अंबेडकर अछूतों को ज़मीन दिलवाने के लिए कमर बस्ता है। इसलिए पंजाब के सच्चर मंत्रिमंडल के माल मंत्री, सिखों के हितों के रक्षक, राजनीति तोड़फोड़ में उस्ताद या दक्ष ज्ञानी करतार सिंह, जो कभी मास्टर तारा सिंह के लेफ्टिनेंट कहे जाते थे, एक दिन बाबा साहब की कोठी में उनसे मुलाकात करने के लिए आए। उनकी दो मांगें थीं। पहली यह कि अनुसूचित जातियों में सिख अनुसूचित जातियाँ जैसे रामदासिया, कबीरपंथी, रहतिया, मजहबी और सिकलीगरों को भी अनुसूची में शामिल कर लिया जाए। और दूसरी बात थी कि यदि बाबा साहब भारत सरकार से 10-12 लाख रुपया पंजाब सरकार को ज़मीन के सुधार के लिए दें तो हम उस ज़मीन को खेती योग्य बनाकर अछूतों और बेज़मीन किसानों में बांट देंगे। बाबा साहब ने उत्तर दिया कि मुझे सिख हरिजनों को अनुसूचित जातियों में शामिल करने पर कोई आपत्ति नहीं, किंतु मुझे अत्यंत दुख से कहना पड़ता है कि सिखों में भी आज तक हरिजन अछूत हैं। गोलमेज कॉन्फ्रेंस, हाँ, सिखों में भी आज तक हरिजन अछूत हैं। गोलमेज कॉन्फ्रेंस में तो सिख प्रतिनिधि सरदार उज्ज्वल सिंह ने ऊंचे स्वर में कहा था कि न तो सिख धर्म ग्रंथ में और न ही क्रियात्मक रूप में सिख समुदाय में जात पात और छुआछूत का व्यवहार नहीं होता है, कहीं व्यवहार नहीं होता है। उन्होंने गोलमेज कॉन्फ्रेंस में सिख प्रतिनिधि सरदार उज्ज्वल सिंह ने ऊंचे स्वर में कहा था कि न तो सिख धर्म ग्रंथों में और न ही क्रियात्मक रूप में सिख समुदाय में जात पात और छुआछूत का व्यवहार होता है। यदि ऐसा नहीं है तो सिखों में हरिजनों का होना क्या लज्जा की बात नहीं है? अगर धर्म उसमें जो है सिख धर्म ग्रंथ में और धर्म के व्यवहार में अगर जात पात और छुआछूत का व्यवहार नहीं होता है तो सिखों में हरिजन क्यों? ज्ञानी जी ने कहा कि हिंदू धर्म के छुआछूत और ऊंच नीचता के कुप्रभाव ही हम मिटा नहीं सके। यद्यपि हमारे धर्म में जात पात और वर्ण व्यवस्था को कोई स्थान प्राप्त नहीं है। ज्ञानी जी ने कहा कि जो हिंदू धर्म की छुआछूत है, ऊंच नीच है, वो यहाँ भी आ गई है, हम इसको कैसे मिटा सकेंगे? और हमारे यहाँ वैसे सिख धर्म में जात पात और वर्ण व्यवस्था को कोई स्थान नहीं है। बाबा साहब बोले कि मैं भारत सरकार पर जोर डालूंगा कि वह पंजाब की बंजर भूमि के सुधार के लिए रुपया दे, किंतु वह ज़मीन केवल हरिजनों या अछूतों को ही अलॉट की जाएगी। पंजाब सरकार इस बात की गारंटी दे तो मैं भारत सरकार को रुपया देने के लिए अवश्य कोशिश करूंगा। यह बातचीत मेरे सामने, सोनलाल शास्त्री कहते हैं, मेरे सामने मेरी मौजूदगी में हुई, क्योंकि ज्ञानी जी बीच बीच में खालिस पंजाबी बोली में ही बात करते थे, जिसका अनुवाद मैं करता जाता था। बातों बातों में बाबा साहब ने कहा, ज्ञानी जी आप भी जाट हैं? ज्ञानी जी बोले, सिख धर्म जात पात को नहीं मानता, मैं केवल गुरका सिंह या सिख ही हूँ। मैं बीच में बोल उठा, ज्ञानी जी पक्के सिख हैं, किंतु जाति से जाट ही हैं। सिखों में भी हिंदुओं जैसी जात पात है। इस बारे में हिंदू और सिख जैसा भूतनाथ वैसा प्रेतनाथ है। बाबा साहब बोले कि यह सच्ची बात है। अगर सिखों में जात पात न होती तो सिख नेता हरिजनों को अनुसूचित जातियों में सम्मिलित कराने के लिए क्यों जोर देते? ज्ञानी करतार सिंह जी के सामने ही मैंने कहा कि बाबा साहब पंजाब में ख़ास तौर पर जाट सिख जो पाकिस्तान से आए हैं, अछूतों की लड़कियों को ज़बरदस्ती भगाकर ले जा रहे हैं। आपके पास भी ऐसी अनेक दर्द भरी चिट्ठियाँ आती रहती हैं। ज्ञानी करतार सिंह ने फ़ौरन उत्तर दिया कि हरिजनों की लड़कियों को भगाने की क्या बात है? जाट तो गरीब और असहाय जाट की भी लड़की भगाने में पीछे नहीं रहता। बाबा साहब ने अच्छे वकील की तरह जिरह की और फ़ौरन ज्ञानी जी को कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि जाटों ने भले ही सिख धर्म को स्वीकार कर लिया है, किंतु अपनी कबीला मनोवृत्ति यानी ट्राइबल मेंटलिटी को अभी तक नहीं त्यागा। उन्हें अभी तक सिख धर्म पर
हार्दिक विश्वास नहीं हुआ है। ज्ञानी जी, आपके बारे में मैंने सुन रखा है कि आप सिख समाज का मस्तिष्क कहे जाते हैं, किंतु न तो आप सिख जाटों की लूटपाट और दूसरों की बहू बेटियों को भगा ले जाने की मनोवृत्ति को बदलने में सफल हुए हैं, और न ही सिख समाज से हिंदुओं जैसी छुआछूत, जात पात और ऊंच नीचता को दूर कर सके हैं। फिर आप कैसे ज्ञानी और सिखों का मस्तिष्क कहे जाते हैं? ज्ञानी जी ने एक तीसरी बात भी कही कि मैं सरदार पटेल को पृथ्वी सिंह आज़ाद पंजाब सरकार के हरजन मंत्री की काली करतूतें बताने आया हूँ। उसने आबकारी मंत्री के नाते लाखों रुपए की घूस ली है। मैं उसका सबूत दूंगा कि ऐसा भ्रष्टाचारी व्यक्ति मंत्री पद पर नहीं रहना चाहिए। मैं झट बोल उठा कि ज्ञानी जी, आप और मैं दोनों पश्चिमी पंजाब के ज़िला लायलपुर की तहसील समुंदरी के रहने वाले हैं। सोहनलाल शास्त्री जी बोले, सुना है कि आपने जब सांझे पंजाब की असेंबली का चुनाव लड़ा था तो आपने सरदार बलदेव सिंह पंजाब सरकार के सप्लाई मंत्री से 1 लाख बोरी चनों का परमिट लिया था और प्रति बोरी 2 रुपया लाभ उठाकर 2 लाख रुपया रातों रात बनाकर चुनाव लड़ा था। पोल खोल दी। बलदेव सिंह पंजाब सरकार के सप्लाई मंत्री से 1 लाख बोरी चना लिए थे, परमिट लिया था और 2 रुपये लाभ से प्रति बोरी बेच दिया, 2 लाख कमा करके चुनाव लड़ा था। ऐसी लायलपुर में आम चर्चा थी। क्या यह बात सच्ची नहीं है? ज्ञानी जी ने कहा, बाप की ज़मीन में 5 एकड़ भूमि का हिस्सेदार गरीब आदमी चुनाव के खर्च को कैसे पूरा कर सकता था? इसका मतलब जो भ्रष्टाचार करेगा यह रिश्वत नहीं है। मैंने कहा कि अगर पृथ्वी सिंह जैसे गरीब हरिजन ने अगला चुनाव लड़ने के लिए कुछ रुपया बना लिया तो क्या अपराध किया है जो सरदार पटेल को शिकायत करने आए हो? भाई, आपका भी तो आदमी भ्रष्टाचार है। पृथ्वी सिंह आज़ाद ने कर लिया जो हरिजन मंत्री है, तो उसको क्यों तुम उसकी शिकायत करने आए हो? ज्ञानी जी मेरी इस कड़वी सच्चाई से ज़रा तड़प उठे और झट बोले कि तुम तो पृथ्वी सिंह के रिश्तेदार मालूम पड़ते हो। मैंने ज्ञानी जी से कहा कि पृथ्वी सिंह आज़ाद को मैं एक आँख नहीं भाता और मेरा उसके साथ कोई संबंध भी नहीं है। वह और जगजीवन बाबू कांग्रेस के गंगाराम या मियाँ मिट्ठू हैं जो हमेशा हिंदुओं का गुणगान करते हैं। यानी ज्ञानी जी और जगजीवन राम बाबू और बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन के अत्यंत विरोधी हैं। इन दोनों को इस समय केंद्रीय सरकार में बाबू जगजीवन राम को और पंजाब सरकार में पृथ्वी सिंह को जो कुर्सी नसीब हुई है, केवल बाबा साहब अम्बेडकर के विरोध का ही इनाम है। वह और जगजीवन बाबू कांग्रेस के गंगाराम या मियाँ मिट्ठू हैं और जो इन्हें बाबू जगजीवन राम को और पंजाब सरकार में पृथ्वी सिंह आज़ाद को जो कुर्सी नसीब हुई है वह केवल बाबा साहब अम्बेडकर के विरोध का ही इनाम है। मैं तो बाबा साहब का एक तुच्छ सिपाही हूँ, शास्त्री जी कहते हैं। मुझे उनसे किसी प्रकार का भी वास्ता नहीं है, ज्ञानी जी से कहते हैं, किंतु बात असूल या सिद्धांत की है। यदि पृथ्वी सिंह ने घूस या रिश्वत ली है तो आपने भी तो 2 लाख रुपया का परमिट बेचने में लगभग यही काम किया है। ज्ञानी जी, आपने भी तो चुनाव लड़ा 2 लाख की रिश्वत लेके, 2 लाख बोरी चना के लिए 2 रुपया प्रति बोरी के लाभ से 2 लाख कमा करके चुनाव लड़ा। अब जब हरिजन मंत्री पृथ्वी सिंह आज़ाद ऐसा करता है, आप उसकी शिकायत करने आए हैं, यानी अपने को नहीं देख रहे हैं आप। यदि पृथ्वी सिंह ने घूस या रिश्वत ली है तो आपने भी तो 2 लाख रुपए का परमिट बेचने में लगभग वही काम किया। इसे भी घूस या रिश्वत का माल कहा जा सकता है। ज्ञानी जी ने बाबा साहब से विदाई ली और अपनी कार में जा बैठे। मैंने पूछा, ज्ञानी जी अब आप कहाँ जा रहे हैं? ज्ञानी जी ने कहा, क्या आपको भी कहीं बाहर जाना है? मैंने कहा हाँ, मुझे अजमेरी गेट तक किसी निजी काम के लिए जाना है। ज्ञानी जी ने मुझे अपने साथ कार में बैठा लिया और रास्ते में बड़े प्रेम पूर्वक कहा कि कभी पंजाब आइए। तो दोस्तों, ये जो है विवरण था और सोहनलाल शास्त्री जी ने, और इससे स्पष्ट हुआ कि बाबा साहब के धुर विरोधी थे, उनके सिद्धांतों का विरोध भी करते थे। और सोहनलाल शास्त्री जी के हवाले से यह जानकारी मिलती है कि बाबा साहब के विरोध के कारण ही बाबू जगजीवन राम को कांग्रेस में कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। दोस्तों, ये जानकारी जो है आज तक शायद आपको नहीं होगी। इस पुस्तक के हवाले से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संपर्क में 25 वर्ष सोहनलाल शास्त्री जी
इससे आपको मिली। दोस्तों बताइए, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों को भी शेयर करें। अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें और लाइक और कमेंट भी अवश्य किया करें। दोस्तों आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। सुनने के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों।